अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब इस बजट से कोई उम्मीदें नहीं है, पीटीए के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अपनी अपनी राजनीति की रोटियां देखिए हर नेता सेकेगा, और ये इस समय इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि बजट पर कुछ नहीं होना है, इनसे क्या उम्मीदें करें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, पीटीए के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब? नहीं, जो जिन्होंने 10 साल में देखिए जिन्होंने 10 साल में पीडीए के लिए कुछ नहीं किया, वो पीडीए सबसे ज्यादा आबादी में है। अब देखते हैं बजट में पीडीए को क्या मिलता है। सबसे बड़ी आबादी के सहारे सबसे बड़े वोट बैंक की बात कर दी है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। आप अपनी बात पूरी कीजिए सिन्हा साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कहा कि क्या इसको डबल कर देना चाहिए। देखिए, डबल आप करिएगा और इसको समझना पड़ेगा पूरे देश में हम लोगों को, खास करके अर्थशास्त्रियों को। अभी किसी ने अर्थशास्त्री ने बताया ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा मैरीटाइम हमारे डोमेन का है, जो हमारी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफेंस इकोनॉमी की कोई बात नहीं कर रही। डिफेंस कॉरिडोर तो बनाया, और पूरे विश्व के अंदर में इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात होती है। आप किसी चीज से भी देश की, हम जो सोचते हैं कि हम 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किसी के पास क्षमता नहीं है अनटिल अनलेस डिफेंस के पास ये क्षमता है। और सरकार जानती है, बोलेगी नहीं, इसलिए नहीं बोलेगी कि बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी, आपने सिन्हा साहब को सुना, डिफेंस बजट की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस समय देश जहां पर खड़ा हुआ है वहां पर मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा बजट की जरूरत है तो वो शिक्षा को है। क्या आप सहमत हैं मुझसे? विनोद अग्निहोत्री जी। होना चाहिए उसके एलोकेशन, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पैसा आना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी हेल्थ को लेकर के उतना जितना हेल्थ को लेकर एलोकेशन होना चाहिए, अगर आप विकसित देशों को देखें, हम बात तो कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की, हम बात कर रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की, लेकिन हेल्थ सेक्टर को अगर आप देखें तो हेल्थ सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, और सब कुछ हमने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। शिक्षा का भी यही हाल है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है, और सामने आप देख ही रहे हैं हेल्थ और शिक्षा में किस तरह लोगों के सामने जो है दिक्कतें आ रही हैं। मुझे लगता है वो एक बड़ा सेक्टर है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट में कुछ न कुछ हेल्थ और शिक्षा के लिए कुछ ज़्यादा किया जाएगा। और दो तीन सवाल ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो उठे थे, बेरोजगारी का और महंगाई का और युवाओं की समस्याओं का। मुझे लगता है शायद वित्त मंत्री जो है इस ओर ध्यान देंगी या दिया होगा, बजट आएगा तब पता लगेगा, लेकिन सरकार के लिए जरूरी है कि इन समस्याओं को एड्रेस करें। लेकिन विनोद अग्निहोत्री सर, जब भी बेरोजगारी की बात होती है तो कहा जाता है कि हम युवाओं को स्किल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन स्किल्ड हो जाने के बाद वो क्या करेंगे? वो खुद का अपना कारोबार शुरू करेंगे या उनके लिए कोई नौकरी भी कहीं मिलेगी उनको? देखिए, अभी कल ही जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसी में एक ये है कि 2 में से 1 युवा जो है वो योग्य नहीं है पढ़ाई के बावजूद, यानी कुशलता की कमी है। तो स्किल तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। आज की जितनी बड़ी हमारी युवाओं की आबादी है, एक तरफ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात सरकार करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर युवाओं को हम उनके योग्यता और कुशलता के अनुसार अवसर नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से फिर इसीलिए लौट फिर के बात फिर वहीं आ जाती है विनोद जी की शिक्षा, स्किल ये हम नहीं सिखा पा रहे। स्कूल हम खोल रहे हैं, लेकिन जिस स्तर के टीचर गांव के स्कूलों में पहुंच रहे हैं वो हम जानते हैं कि वो इंग्लिश में इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं लिख सकते, लेकिन वो इंग्लिश के टीचर बने हुए। तो हमें बेसिक ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा, और उसके बाद ही हम इस बेरोजगारी की समस्या से भी लड़ पाएंगे। आज देश का बजट पेश होने वाला है। बजट से आम जनता के साथ उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। जी न्यूज ने भी उद्योग जगत से उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की है। बाटा इंडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने बजट को लेकर क्या उम्मीदें जताई है वो आपको सुननी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बजट जैसे काफ़ी टाइम से अभी काम किया गया है इकोनॉमी और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, वही काम अच्छी तरह से चलता रहे। इन एडिशन टू दैट हम चाहते हैं कि इस बार थोड़ा और फोकस बढ़ाएं ताकि मास कंजम्पशन और ब्रॉडर कंजम्पशन को एनकरेज किया जाए। गवर्नमेंट ब्रॉडर मास ऑफ कंज्यूमर्स को अलग तरीके से इंसेंटिवाइज करे ताकि उनको उत्साह से कंजम्पशन बढ़ाए, और उससे हमको लगता है कि फ़ायदा होगा। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कई तरीक़ों से ये ट्राई करेगी ताकि जो निचले वर्ग के लोगों के हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रिलीफ और सपोर्ट दे।
तो अब आपको बताते हैं कि जी न्यूज़ ने टेक्सटाइल्स और हौजरी इंडस्ट्री से उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की है। डॉलर इंडस्ट्रीज के एमडी ने बजट को लेकर क्या कहा है, सुनिए। बजट को लेके अगर हम आम जनता के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल इस बजट में हम समझ रहे हैं कि हमको आम जनता के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम को कैसे बढ़ाना है, ये बजट का एक फोकस होना चाहिए। इसके अलावा उनका कंजम्पशन कैसे ड्राइव हो, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा जो बिजनेस को रन करने के जो पोटेंशियल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कैसे रेशनलाइज बिजनेस कम्युनिटी कर सकती है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट को कहना है कि आप वापस से TUFS यानी टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम को आप चालू कीजिए, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स उसका लाभ करके अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके और इंडस्ट्री को ग्रो कर सके। और देखिए, एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ बना हुआ है लगातार। मैं जल्दी से मुकेश जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास का सबसे बड़ा कंसर्न है। आप आज अगर देखें, क्योंकि सरकार जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है और मोदी 3.0 की ये शुरुआत है, अभी 5 साल का वक्त है, तो क्या आज कुछ टैक्स में राहत देकर, स्लैब में कुछ चेंज कर सरकार जो है वो अपना खजाना खोलेगी आम जनता के लिए, सैलरीड क्लास के लिए? देखिए, सैलरीड क्लास के लिए मैंने बताया कि एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम की बात करें तो ओल्ड रिजीम को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जैसे न्यू रिजीम अब डिफ़ॉल्ट हो गया, ओल्ड रिजीम को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से एक डिडक्शन है इसके अंदर 80 CCD की 1B की, जो कि ओवर एंड अबव 80 CK होती है, यानी 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर 50,000 की और होती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इंश्योरेंस की कवरेज वहाँ से हटा के यहाँ करने के लिए NPS में उसको हमेशा कंसर्न रहा है कि साहब आप कॉर्पोरेट टैक्स में बड़े बड़े पैसे वालों को तो राहत देते हैं, लेकिन आम जनता से GST और इनकम टैक्स के नाम पर उन्हें लूट लेते हैं। तो क्या इसको आप देख रहे हैं, इसको हम कैसे समझे आज के बजट में? अगर इसमें जो न्यू रिजीम में सबसे ऊपर वाला स्लैब है वो 30% का स्लैब है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो पहले 30% होता था उसको पीछे 25% कर दिया गया। तो उसको एट पार लाने के लिए और जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए वो 30% से 25% किया जा सकता है। ठीक है, अब जरा लोन के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ सुबोध कौशिक जी हैं, जो कि XGM है पंजाब नेशनल बैंक के। सुबोध जी, रेपो रेट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया कई महीनों से, लेकिन इसके बावजूद लोन का जो होम लोन का इंटरेस्ट है या फिर कार लोन का इंटरेस्ट है वो कम नहीं हुआ सर, क्यों? बढ़ गया, बल्कि बढ़ गया। अब एक तरफ आप कहते हैं बचत को बढ़ावा दें, लोग क्यों लोन लेंगे अगर इंटरेस्ट रेट हाई है? देखिए, अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो इस पीरियड में 100 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, और जो कॉस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो 0.75% बढ़ी है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ रेट होता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, लैग इफेक्ट होता है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो कम हुई है, और जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में है और जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े हैं, जो एक चिंता का विषय है। देखिए, अगर सेविंग डिपॉजिट बढ़ती है तो बैंक के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट रहती है। जी न्यूज़।